तो मूवी की शुरुआत हैदराबाद के एक जंगल के बीच बसे छोटे से गांव से होती है, जहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने खटिया पर एक प्रेग्नेंट लेडी को लिटाया हुआ था और वो उसे दाइमा के पास ले जा रहे थे। साथ ही साथ उस लेडी को काफी पेन भी हो रहा होता है। और तो और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल के जानवरों में अजीब सा माहौल था। सभी जानवर डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। अब उन लोगों के आगे आगे उस लेडी का पति भी चल रहा होता है, जिसका नाम है विगंधा, और विगंधा के साथ उस लेडी का भाई भद्रा भी था। अब भद्रा जो होता है वो विगंधा से पूछता है कि ये क्या है, कोई लेडी विलेज के अंदर इतने भयानक दर्द से नहीं गुजरी, आखिर हो क्या रहा था, क्यों उसकी बहन इतना दर्द झेल रही है। जिस पर विगंधा कहता है कि ये रोना उसका नहीं, उसके पेट में पल रहे बच्चे का है। उसका बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा और वो अभी पैदा नहीं हुआ है, फिर भी इतना डर जंगल के अंदर है उसके आने से पहले ही, और उसका बेटा जंगल का राजा बनेगा। भद्रा कहता है कि क्या वो पंछियों के रोने की आवाज नहीं सुन रहा, और ये सब चीजें एक बैड ओमेन की तरफ इशारा कर रही हैं। खैर ये सुनकर विगंधा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा कोई आम इंसान नहीं होगा। खैर तब भद्रा उससे ये कहता है कि जल्दी से जल्दी वो उसके बेटे के पैदा होने का बंदोबस्त करे, वरना वो कोक के अंदर ही मारा जाएगा। और ये सुनकर विगंधा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आइंदा उसके बेटे को लेकर मरने की बात वो बिल्कुल ना करे। उसका बेटा जान लेने वाला होगा, ना कि खत्म होने वाला। इसके बाद वो लोग दाइमा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दाइमा विगंधा की पत्नी को अंदर लेकर जाती है। अब काफी समय इंतजार के बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बच्चे को देखकर दाइमा वहां से भाग गई थी। जिसके बाद विगंधा अपने बच्चे को देखने जाता है और हम नोटिस करते हैं कि उसके बच्चे के 6 सर थे। जी हाँ, 6 सर वाला बच्चा। उस बच्चे को देखकर विगंधा का एक आदमी खून की उल्टी करके वहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि ये दिखाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा तो नहीं था। खैर ये सब देखकर विगंधा बाहर आया, जहाँ पर भद्रा उससे ये पूछता है कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तब यहाँ पर वो अपने बेटे को शानमुखा कहता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था कि उसके बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खैर अब विगंधा जो होता है वो भद्रा से कहता है कि वो अपनी बहन और भांजे का ध्यान रखे। इसके चलते वो जंगल की तरफ निकल जाता है, ताकि वो तपस्या करके अपने बेटे को नॉर्मल करने का कोई उपाय ढूंढ पाए। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि शानमुखा है कौन। तो शानमुखा असल में हिंदू धर्म में लॉर्ड कार्तिकेय का नाम है, जिसको मुरुगन, स्कंदा या फिर सुब्रमण्य भी कहा जाता है। शानमुखा का मतलब होता है 6 सर वाला, क्योंकि उनके पास 6 मुख होते हैं, जो उनकी डिवाइन शक्तियों और ज्ञान को दर्शाते हैं। मान्यता के अनुसार वो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं और देवताओं की सेना के कमांडर इन चीफ भी। और शानमुखा को मोस्टली साउथ इंडिया के अंदर, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर मुरुगन के रूप में पूजा जाता है। अब ये सब होने के बाद शानमुखा को उसकी माँ ने ही पाला था। वो उसे सुलाती, दूध पिलाती, सब कुछ करती। उसके 6 सर से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। खैर अब वो बड़ा हो जाता है, काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद भी उसके साथ कोई बच्चा नहीं खेलता। और इतना ही नहीं, बल्कि बच्चे उसे शैतान समझकर उसे पत्थर भी मारा करते थे, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को बचा लेती है। अब ऐसे ही एक दिन शानमुखा की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, क्योंकि वो यही सब सोचती रहती कि उसका बेटा ऐसे कैसे हो गया, और वो भगवान को कोसती रहती। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि विगंधा जो था वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था। खैर अब इसी के चलते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो खत्म होने से पहले शानमुखा की सारी जिम्मेदारी अपने भाई भद्रा को देकर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं विगंधा को, जो कि अपने बेटे के डिफॉर्म चेहरे को ठीक करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विगंधा एक तांत्रिक है, और विगंधा का एक गुरु भी है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि वही जानते थे कि उसके बेटे को कैसे ठीक किया जा सकता है। बेशक उसका बेटा ताकतवर था, लेकिन उसके ऐसे शरीर की वजह से विगंधा खुश नहीं था, और यही कारण था कि विगंधा अपने बेटे के पैदा होने के बाद उनको छोड़कर चला गया, क्योंकि वो इस तरह से अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा बिल्कुल इंसानी फॉर्म में रहे, लेकिन उनसे काफी ताकतवर। खैर अब यहाँ विगंधा को कोई बताता है कि उसके बेटे को अगर उसे ठीक करना है तो उसे काशी जाना होगा, जो कि महादेव का स्थान है। वहीं से उसका बेटा ठीक हो सकता है। बस ये सुनकर विगंधा काशी आ जाता है, जहाँ पर वो तपस्या करता है कि तभी वहाँ उसे एक तांत्रिक मिलता है। अब तांत्रिक उसको तपस्या करते देख उसे लाठी से मारता है। उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है, लेकिन विगंधा टस से मस नहीं होता। और विगंधा का जुनून देखकर तांत्रिक विगंधा को रिचुअल सिखाता है, और ये रिचुअल वो अपने गुरु को ढूंढने के लिए सीख रहा था, क्योंकि उसका जो गुरु है वो काफी शक्तिशाली है, या फिर ये कहूँ कि उसके पास विद्या बहुत ज्यादा है। खैर अब रिचुअल पूरा होने के बाद वो जाता है अपने गुरुजी के पास में। उनको ढूंढकर वो उससे उसके बेटे शानमुखा का इलाज मांगता है। अब यहाँ पर एक बात ये थी कि असल में विगंधा ने काली विद्या सीखी थी, और विगंधा के गुरुजी को यहाँ एहसास हो गया था कि उसने काली विद्या सीखी है, जिसके चलते वो काफी गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। लेकिन विगंधा उनसे माफी मांगता है कि उसने खाली अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया, और वो उनके सामने विनती करता है कि वो उसके बेटे को बचा लें। विगंधा को यहाँ पर विश्वास था कि गुरुजी की किसी किताब में इसका हल जरूर होगा। तब गुरुजी उसकी बात सुन लेते हैं और उसको एक पेपर देते हैं, जिसमें
जिसमें शानमुखा की डिफॉर्मिटी का उपाय था। इसको देखकर वो हंसने लगता है और वो इस पेपर को सीधा भद्रा के पास पहुंचाता है। यानी कि इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसके चलते ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ साल और आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर हम एक सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर कार्तिक को कॉल करता है। वो उसे ये कहता है कि उसे पता है कि किस एरिया में ड्रग रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जिस पर कार्तिक हाँ बोलता है। तब सीनियर उसको ये कहता है कि उसका बेटा भी इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि वो अभी स्टूडेंट है और अगर इस बारे में डिपार्टमेंट में बात फैल गई तो उसके लिए उसकी रेप्यूटेशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी, उसकी जॉब पर खतरा आएगा। इसलिए वो जल्दी से उसके बेटे को वहां से निकाल ले। जिस पर कार्तिक ये कहता है कि टेंशन नॉट, और वो जल्दी से उसके बेटे को वहां से निकाल लेगा। अब कार्तिक उस इलाके में जाता है जहां पर हम सीनियर के बेटे लोकेश को देखते हैं, जो कि कमल नाम के आदमी से बात कर रहा था। और कमल वही इंसान है जो कि इस ड्रग के बिजनेस को चलाता है और ये स्टूडेंट्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करता है। लेकिन यहाँ सबका ध्यान कार्तिक पर था। एक पुलिस वाले को देखकर सभी उसे मारने आते हैं, लेकिन कार्तिक सभी को पीट देता है। तब कमल और लोकेश कार में बैठते हैं और वो वहां से भागने वाले थे। तभी कार्तिक आकर लोकेश को बाहर निकालता है और उसको पीटने लगता है, और ऐसा उसने उसकी गलत संगत और गलत काम की वजह से किया था। खैर अब वो कमल को मारने लगता है, लेकिन कमल कार्तिक के पास की गन को ही लेकर उसे दूर रहने के लिए कहता है। अब कार्तिक उससे गन वापस मांगता है, लेकिन वो शूट कर देता है, लेकिन बुलेट जाकर लोकेश को लग जाती है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं आती, वो मरता नहीं है। इसलिए कार्तिक कमल से दोबारा गन मांगने लगता है और तब कमल अपने आप पर ही गन तान कर वहां से कार में बैठकर निकल जाता है। अब कमल जो होता है वो जल्दी जल्दी में कार भगा रहा था और तेज बारिश भी हो रही थी, जिसके चलते उसकी कार का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। जिसके बाद हम बैंगलोर के सीन को देखते हैं, जहां पर हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर सैरा नाम की लड़की को देखते हैं। सैरा जो होती है वो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी। अब यहाँ पर सैरा को उसका प्रोफेसर अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसका नाम है प्रोफेसर मार्टिन। अब सैरा जल्दी से मार्टिन के ऑफिस में जाती है। वो उससे ये पूछता है कि उसका आखिरी दिन कॉलेज में कैसा था, और यहाँ पर वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सैरा की एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी से खत्म हो चुकी है, लेकिन सैरा ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। इसलिए मार्टिन उसे कहता है कि उसे उसका प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। इस पर सैरा कहती है कि वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाई, लेकिन वो अभी भी रिसर्च वाली स्टेज पर है। अब मार्टिन सैरा को उसका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि चीजें मिस्ट्री होती हैं क्योंकि उसमें हमेशा कुछ छुपा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे कोई खोज नहीं सकता, और एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। और तब आते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और ये कहकर वो उसका हौसला काफी बढ़ा रहा था। वो ये भी कहती है कि अगर उसकी रिसर्च बिल्कुल सही रही तो वो इससे कई लोगों की जान बचा सकती है। अब सैरा का प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर मार्टिन जो होता है वो सैरा को उसके प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करता है और उससे ये कहता है कि इसमें उसे जो चाहिए वो उसे देगा। तब सैरा बोलती है कि ये जो कुछ उसकी रिसर्च है वो हैदराबाद पर ही बेस्ड है, और अगर वहाँ के पुलिस स्टेशन का सपोर्ट उसे मिल जाए तो वो उसे जल्दी से कंप्लीट कर लेगी। तब मार्टिन उसको बताता है कि उसके हैदराबाद में अच्छे रिश्ते हैं, तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद हम चीफ ऑफिसर को देखते हैं जो कि कार्तिक को डांट रहा था, क्योंकि कार्तिक ने एक माइनर मतलब कि लोकेश पर हाथ उठाया, और साथ ही साथ उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी खो दी थी। यहाँ पर कार्तिक उससे माफी मांगता है और तभी चीफ उसे 7 दिनों का समय देता है, यानी कि उस रिवॉल्वर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद कार्तिक अपने व्हीकल में बैठता है, जहाँ पर उसके पास एक कांस्टेबल का कॉल आता है जो कि उसे कमल की कार के बारे में बताता है जिसका रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था। अब वो जल्दी से उस स्पॉट पर पहुंचता है जहाँ पर कमल की कार जली हुई थी, लेकिन कमल का या फिर रिवॉल्वर का कोई भी अता पता नहीं था। कार्तिक ये कहता है कि इस हादसे में जरूर कमल घायल हुआ होगा और हॉस्पिटल भी गया होगा, इसलिए वो लोग आसपास के हॉस्पिटल्स में इसके बारे में जरूर पता लगाएं। मीनवाइल हम हॉस्पिटल के अंदर जावेद नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी माँ की तबीयत काफी खराब थी। तब जावेद के पास एक कॉल आता है जो कि उसे ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसके साथ है। जिसके बाद हम कमल को देखते हैं जो कि अपने घर पर था। खैर तभी कमल के पास एक कॉल आता है जो कि भद्रा का ही था, जो कि उसको ये कहता है कि एक लड़की है जो कि उनके काम में बाधा डाल सकती है और उसकी डिटेल वो ढूंढ कर उसे बताए। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कमल किसी बहुत ही भयानक काम में लगा हुआ था, और ये काम जो था वो भद्रा ही उससे करवा रहा था। मतलब कि ये सारी गुत्थी एक ही जगह से जुड़ी हुई है, और वो था शानमुखा से। हम ये भी देखते हैं कि कमल का एक सीक्रेट रूम भी होता है और अपना एक सेटअप भी था। अब इसके बाद में हमें सैरा को दिखाया जाता है जिसे लड़के वाले देखने आए हुए थे, और इससे सैरा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो सैरा इन सब के लिए रेडी नहीं होती, और इससे पहले वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती थी। अब थोड़ी देर के बाद में सैरा और वो लड़का आपस में बात करने लगते हैं कि तभी उसके पास मार्टिन का कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि उसका एक पहचान का पुलिस ऑफिसर है, और यहाँ मार्टिन उसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा था जिसका नाम राम है। वो उसे उससे मिलने के लिए कहता है जो कि उसकी आगे हेल्प करेगा हैदराबाद में। खैर तभी हम कमल के आदमी को देखते हैं जो कि एक कपल का फोटो खींचकर कमल को भेजता है। जिसके बाद हमें विगंदा यहाँ पर यज्ञ करते हुए दिखाई देता है, और तभी वहाँ पर भद्रा आता है जो कि अपने साथ एक बड़ा सा बक्सा लेकर आया था। अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर सैरा हैदराबाद में उसी सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचती है। वो उसे ये कहता है कि उनका एक काबिल ऑफिसर है जिसका नाम है कार्तिक, और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी हेल्प करेगा। इसके बाद वो कार्तिक से मिलने जाती है, जहाँ पर कार्तिक सैरा को देखकर अजीब सा रिएक्शन देता है, गुस्सा हो जाता है। और कार्तिक के इस अजीब रिएक्शन की वजह थी कि उन दोनों का कॉलेज टाइम में रिश्ता था।
जिसके चलते ही उनका ब्रेकअप हो गया था और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, या फिर ये कहें कि कार्तिक सैरा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। खैर कार्तिक अब उसे बाहर जाने के लिए कहता है, जिसको सुनकर कांस्टेबल कहता है कि इसको सीनियर ऑफिसर राम ने भेजा है। अब यहाँ सीनियर ऑफिसर का नाम सुनकर कार्तिक सैरा को रोक लेता है और उससे वजह पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वो ये बताती है कि इसमें उसका कोई भी पर्सनल मैटर नहीं है, बल्कि उसका कोर्स लगभग खत्म होने को आया है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अभी भी बाकी है और उस प्रोजेक्ट के अंदर उसे एक केस सॉल्व करके देना होगा और इसी बेसिस पर उन्हें आगे का काम मिलेगा। अब यहाँ पर जो उसका टॉपिक था वो था लोगों को खुद को खत्म करने को लेकर, लेकिन ये जो केसेस थे वो कोई आम केस नहीं थे। इसके अंदर एक चीज कॉमन थी कि खुद को खत्म करने वाले जितने भी लोग थे वो सारे लड़के थे और लगभग एक ही उम्र के थे, और ये सारे ही केसेस कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल के अंतर्गत हुए थे। और तो और इन लोगों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था, फिर भी सभी के केसेस बिल्कुल सिमिलर थे। अब जिन लड़कों ने खुद को खत्म किया था तो उनके परिवार वालों से तो बात हुई थी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड से वो बात नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी सारी लड़कियां थी जो कि उन लड़कों के साथ रिश्ते में थी वो सारी की सारी मिसिंग थी। और सभी लड़कियों का जब उसने पता लगाया तब उसको पता चला कि सारी लड़कियां जो थी उन्होंने अपने परिवार से लड़ाई करी थी किसी वजह से, और फिर वो अपने घर को छोड़कर चली गई थी। अब सैरा कार्तिक को उनके फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यू दिखाती है सबूत के तौर पर। सैरा कहती है कि जिन लड़कियों ने अपना घर छोड़ा था वो कभी लौट कर वापस नहीं आई, और जब ये सारे केसेस हो रहे थे जो कि अलग अलग जगह पर थे बिना किसी कनेक्शन के, लड़कियां भी गायब हो रही थी, तब सैरा ने एक बात सोची और वो ये थी कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सब हैदराबाद के अंदर ही हो रहा था लेकिन अलग अलग जगहों पर, और उसके हिसाब से जरूर इसके पीछे कोई बड़ी चीज का हाथ है, यानी कि कुछ तो ऐसा हो रहा था जो कि बड़े गेम का हिस्सा था। लेकिन सैरा उसके पीछे पड़ गई थी कि उसे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। खैर थोड़ी देर बहस करने के बाद कार्तिक मान जाता है, लेकिन कार्तिक की एक शर्त थी कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो वो ये प्रोजेक्ट बंद कर देगी और कार्तिक को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जिस पर सैरा मान जाती है। अब सैरा कार्तिक को आगे ये बात भी बताती है कि क्यों किसी के घर वाले यानी कि लड़कियों के घर वाले घूमने के बाद में उनकी रिपोर्ट तक नहीं कराते। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि जब लड़कियां अपना घर छोड़ती थी तो वो बहुत ही बुरी तरह से लड़कर जाया करती, ऐसे में परिवार वाले अपनी बेटी से ही रिश्ता तोड़ दिया करते थे, तो वो जिए या फिर मर जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। खैर अब सैरा कार्तिक से कहती है कि उन्हें उन लड़कियों के बारे में पता लगाना ही होगा जो कि 1 महीने या फिर काफी टाइम से गायब है, क्योंकि उन्हीं लड़कियों से बात कर वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि जब भी कोई लड़की गायब होती है उसके तुरंत बाद ही उनका बॉयफ्रेंड खुद को खत्म कर लिया करता था, और यही एक तरीका था जिससे कि बॉयफ्रेंड्स को बचाया जा सकता था। खैर इसके बाद में सैरा कार्तिक को एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर एक लड़का अपनी बहन से लड़ रहा था और उसकी बहन भी उससे लड़ रही होती है, क्योंकि उस लड़के ने उसकी बहन की बाइक बिना पूछे इस्तेमाल कर ली थी। उसी वीडियो के अंदर उसकी बहन कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है और वो कभी लौट कर नहीं आएगी, जिसके बाद लड़के की दूसरी वीडियो के अंदर वो बता रहा होता है कि उसकी बहन गुम गई है। साथ ही साथ वो उसका फोटो भी दिखाता है ताकि लोग उसे देखकर घर भेज सके। ये देखकर कार्तिक कहता है कि कल वो लोग इस लड़की के घर वालों को बुलाएंगे। अब ये सुनकर सैरा खुश हो जाती है, जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि भद्रा कमल मिलकर लड़कियों को अगवा कर रहे हैं, और ये सब हो रहा था शानमुखा के लिए। असल में जो गुरुजी ने इलाज बताया था उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक राशि वाली लड़कियां चाहिए थी, जिसके चलते ही शानमुखा ठीक हो सकता था, तो इसी के चलते इन स्पेसिफिक राशि वाली लड़कियों को ये लोग उठा रहे थे। अब भद्रा कमल से ये कहता है कि जो लड़की उनके काम में बाधा बन रही है उसे रोकने के लिए वो बुलेट राजा नाम के किलर को बुलाए, और कमल ठीक ऐसा ही करता है। और वो लड़की जो बाधा बन रही थी वो कोई और नहीं थी बल्कि वो सैरा ही थी, क्योंकि सैरा इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है विगंधा जो था वो तंत्र विद्या में काफी अच्छा था, जिसके चलते उसे एहसास था कि कोई तो था जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सैरा ही थी, और अब वो सैरा को यहाँ पर खत्म करवाना चाहते थे। खैर अब अगले दिन उस गायब हुई लड़की की माँ और उसका भाई पुलिस स्टेशन आते हैं, और वो लड़की की माँ और भाई ये बताते हैं कि उनकी बेटी का उनके पास कॉल आया था जो कि उनको बता रही थी कि वो लौट कर नहीं आई थी। और ये सुनकर कार्तिक कहता है कि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, जिस पर वो ये कहती है कि अभी तो पूरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और वो आज रात तक शायद लौट आएगी, शायद से वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रात में रुकी होगी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। सैरा को कार्तिक कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी ये रिसर्च बेकार है क्योंकि वो लड़की कल ही गुम हुई है, और जैसा उन्होंने डील किया था कि अगर उसकी रिसर्च में कोई भी सेंस नहीं बना तो वो इस केस को बंद कर देंगे। तब सैरा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन कार्तिक उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो उसके प्रोजेक्ट को बकवास भी बोलता है, जिसके बाद दोनों में काफी बहस हो जाती है और सैरा वहां से चली जाती है। तभी दूसरी ओर हम भद्रा को एक लड़की को ले जाते हुए देखते हैं, जहां पर वो ये कह रहा था कि बस उन्हें एक ही लड़की की जरूरत है और फिर उनका रिचुअल पूरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके चलते एक रिचुअल करा जाना था। खैर अब इसके बाद कार्तिक अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो सैरा से कॉलेज टाइम पर मिला था, जहां पर दोनों के बीच में प्यार हुआ, लेकिन किसी वजह से वो प्यार आगे नहीं बढ़ पाया था। खैर अब कार्तिक सैरा को मनाने जाता है, जहां पर रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठी हुई थी, लेकिन उसके साथ कोई और लड़का भी था, जिसको देखकर कार्तिक वहां से जाने लगता है। तब उसे एक दूसरा लड़का भी दिखाई देता है जो कि सैरा और उसके साथ वाले लड़के की फोटो खींच रहा था, और ये लड़का वही जावेद है जिसकी माँ एडमिट है हॉस्पिटल में। ये देखकर कार्तिक को लगता है कि ये चुपके से उनकी फोटो ले रहा है, तो इसलिए कार्तिक उसे पकड़ लेता है। तब उनकी आवाज सुनकर सैरा
सैरा वहाँ पर आ जाती है। वो सैरा को बताता है कि ये बंदा उसकी फोटो ले रहा था। ये सुनकर सैरा ये कहती है कि उसे क्या मतलब है इससे, लेकिन कार्तिक जावेद को नहीं छोड़ता और तब जावेद कहता है कि वो तो बस क्राउड की फोटो ले रहा था एक कंपटीशन के लिए, लेकिन कार्तिक उसे फिर भी नहीं छोड़ रहा था। तब सैरा उसे छोड़ने के लिए कहती है। तब कार्तिक उसे छोड़ देता है और सैरा ये कहती है कि अगर उसने फोटो खींची होती तो वो उससे डील करती, ना कि वो क्या वो उसका पीछा कर रहा था। और उनकी बातों के बीच ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक काली कार के अंदर एक आदमी एक लड़की को किडनैप करके ले जाने लगता है। अब वहीं पास ही में खड़ा हुआ एक आदमी उसको देख लेता है और वो पुलिस स्टेशन को कॉल करता है। इसके बाद पूरी टीम उस आदमी को ढूंढने लगती है जिसके अंदर कार्तिक भी शामिल था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब कमल को कार्तिक ने पकड़ने की कोशिश करी थी और उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम कमल को कार से भागता हुआ देखते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कमल के साथ भी एक लड़की थी जिसको वो किडनैप करके ले जा रहा था। लेकिन तभी बीच में वही ब्लैक कार आ जाती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा और यहाँ पर उन दोनों कार का ही एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट की वजह से कमल बेहोश हो गया था, लेकिन वो लड़की जो थी वो ठीक थी और वो बाहर आकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। काफी बारिश हो रही थी। खैर अब तभी वो कमल को कार में से बाहर निकालती है और उसके हाथों में कार के टूटे हुए कांच से कुछ लिखने लगती है, लेकिन उस सामने वाली कार के अंदर एक मास्क पहना हुआ आदमी बैठा हुआ था जिसको देखकर वो कमल की कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसकी कार को टक्कर मार मार कर उस लड़की को बेहोश कर देता है और फिर उसे एक बड़े से बक्से में डालकर ले जाने लगता है। एंड शॉकिंगली ये वही बक्सा है जो कि भद्रा विगंदा को देकर आया था, यानी कि उसके अंदर लड़की ही थी। अब इसी बीच कमल की कार में एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर हम उस आदमी की शक्ल को देख पाते हैं जो कि कोई अननोन इंसान था। अब यहाँ पर ही जो किडनैपिंग थी इस लड़की की वो कमल और उस आदमी ने मिलकर की थी, लेकिन एक्सीडेंटली दोनों कार टकरा गई और इसलिए आगे का काम उस आदमी ने करा। खैर इसके बाद अगले दिन वो आदमी भद्रा के पास आता है और उसे वो बॉक्स देता है। बॉक्स देखकर भद्रा पूछता है कि ये तुला राशि वाली लड़की है ना, जिसको सुनकर वो लड़का हाँ करता है और फिर वो उससे श्राव्या के बारे में बात करता है। श्राव्या वही लड़की है जिसके भाई ने उसकी वीडियो बनाई थी, मतलब कि श्राव्या को भी किडनैप ही करा गया था और वो वापस नहीं लौटने वाली, लेकिन भद्रा उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, यानी कि उस बॉक्स को लेकर। अब इस बॉक्स को भद्रा विगंदा के पास लेकर आता है और उस बॉक्स के अंदर की लड़की को वो जंजीरों में बांध देता है। वो कहता है कि अब ये रिचुअल पूरा हो जाएगा और शान मुखा की डिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक राशियों की लड़की को यहाँ पर लाकर ये शान मुखा को ठीक करने वाले थे। अब वहीं पास में ही हम शान मुखा को भी देख पाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। खैर तभी भद्रा विगंदा को कहता है कि वो आगे बढ़े और ये रिचुअल पूरा करे, लेकिन विगंदा कहता है कि ये रिचुअल नहीं हो सकता क्योंकि इन लड़कियों के होने के बावजूद भी ये रिचुअल अधूरा है, क्योंकि इन लड़कियों के खून को पिलाने से, बलिदान करने से खाली यहाँ पर षणमुखा के जो मुख हैं, यानी कि 5 मुख जो है वो अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका एक मुख यानी कि ये डिमोनिक फॉर्म टाइप का जो दिखता है वो फिर भी वो रहेगा। तो अगर उसे फिर से इंसान बनना है तो उसे एक खास राशि वाली लड़की चाहिए होगी जो कि है कलंकरा राशि वाली लड़की, जो कि छठी राशि वाली लड़की है जो कि उनको चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ लड़कियों में से खाली एक लड़की होती है जिसकी ऐसी राशि होती है, जिसे ढूंढना इतना इजी नहीं है। और अब मैं आपको यहाँ पर और क्लियरली बताता हूँ कि आखिर विगंदा करना क्या चाहता था। दरअसल उन लोगों ने 6 अलग अलग राशि वाली लड़कियों को पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन उन्हें एक कलंकरा राशि वाली लड़की चाहिए थी। दरअसल 6 लड़कियों के सैक्रिफाइस से ये लोग षणमुखा के एक्स्ट्रा सर निकाल सकते हैं, लेकिन रहेगा तो वो फिर भी ऐसा ही अजीब सा, यानी कि डिफॉर्म टाइप का। तो उसको फिर से इंसान बनाने के लिए, ठीक करने के लिए उनको चाहिए होगी कलंकरा राशि वाली लड़की और उसे उनको ढूंढना ही होगा, वरना उनका ये रिचुअल बर्बाद हो जाएगा। तभी दूसरी ओर हम कार्तिक को देखते हैं जिसके पास सारा का कॉल आता है और वो ये कहती है कि उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए कुछ मिल गया है, यानी कि सबूत मिला है और इसलिए वो जल्दी उसके पास आ जाए। ये सुनकर कार्तिक उसके पास जाता है जहाँ पर वो जावेद भी था जिसे कार्तिक ने पकड़ कर रखा था। यहाँ पर कार्तिक उसे दोबारा देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सैरा आकर ये कहती है कि उसी ने उसे हायर किया है। खैर यहाँ पर वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ पर और भी लोग थे। वो उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है कि श्राव्या अभी तक नहीं मिली है और उसको पता चला है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम श्रीकांत है, यानी कि घर वालों ने झूठ बोला और श्रीकांत भी कहीं मिसिंग हो रखा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। और शॉकिंगली आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस आदमी ने बॉक्स में भरकर एक लड़की को भद्रा को दिया था वो खुद श्रीकांत था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था इसके बारे में अभी हमको नहीं पता। खैर यहाँ पर सारा बताती है कि उसको श्राव्या और श्रीकांत के फोटोज मिले हैं सोशल मीडिया से और अगर वो किसी तरह श्रीकांत को ढूंढ ले तो वो श्राव्या तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें श्रीकांत के घर का एड्रेस पता करना पड़ेगा। लेकिन उनको एड्रेस ऑलरेडी मिल चुका था और तब वो जल्दी से उसके फ्लैट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां से उन्हें श्रीकांत नहीं मिलता, फ्लैट पे ताला लगा हुआ था। तब वो लोग आसपास पूछताछ करते हैं। खैर तभी दूसरी ओर भद्रा कमल को कॉल करके कहता है कि वो लड़की यानी कि सैरा फिर से काम में बाधा डाल रही है, जल्दी से उसका कुछ करना होगा या फिर वो बुलेट राजा किलर से उसे खत्म करवा दे। तभी हम जावेद को देखते हैं जो कि कमल के साथ मिला हुआ था और वो उसे सैरा के बारे में सब कुछ बता देता है और यहाँ ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रहा था ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। अब इस बात से अनजान सैरा कार्तिक और बाकी दूसरे लोगों से पूछताछ
जांच करने लगते हैं और यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, जहाँ पर सब ये बताते हैं कि श्राव्या श्रीकांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि कौशिक नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर तो सभी हैरान रह गए थे। अब यहाँ पर पूरा सीन लव ट्रायंगल वाला बन गया था, जहाँ पर कौशिक और श्रीकांत दोनों ही उसके बॉयफ्रेंड थे। वो लोग बताते हैं कि श्रीकांत और कौशिक में श्राव्या को लेकर लड़ाई भी हुई थी और पूरी बात क्या थी तो वो उनको AR नगर के पुलिस स्टेशन से जाकर पता चलेगी, क्योंकि वो केस वहीं पर गया था। इसके बाद ये लोग वहाँ पर थाने जाते हैं, जहाँ का इंस्पेक्टर मोहन उनको सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि उन दोनों में लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई लड़की की वजह से हुई थी। दरअसल कौशिक श्राव्या से प्यार करता था, लेकिन उसे पता चला कि श्रीकांत श्राव्या को हैरेस कर रहा है। लेकिन कौशिक को जब इस चीज के बारे में पता चला तब वो उसे मारने गया और उनमें लड़ाई हुई। जिसके बाद वो थाने आए, लेकिन मोहन ने उन पर कोई भी केस नहीं किया, क्योंकि वो दोनों ही स्टूडेंट्स थे। और तभी सैरा के साथ वाली लड़की ये कहती है कि श्राव्या कौशिक से प्यार करती थी। तो ये सुनकर मोहन पूछता है कि उसे कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और कौशिक उसका सीनियर था। अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन किससे प्यार करता था और कौन किसका बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड थी। अब कार्तिक मोहन से कौशिक का नंबर मांगता है और फिर उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन नंबर बंद था। तो वो उसके पिता को कॉल करता है, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि वो तो USA जा चुका है। तब कार्तिक उससे USA वाला नंबर लेता है और उस पर कॉल करके पूछता है श्राव्या के बारे में कि वो मिसिंग हो चुकी है। ये सुनकर वो ये कहता है कि उसने तो उसी दिन श्राव्या से रिश्ता खत्म कर दिया था जब उसकी और श्रीकांत की लड़ाई हुई थी। लेकिन ये बात सुनकर उसे काफी बुरा लगा कि वो मिसिंग है। और एक बात और कि अगर श्राव्या के साथ कुछ भी हुआ होगा तो इसका रीजन श्रीकांत ही है, क्योंकि वही एक कल्प्रिट है। इतना कहकर वो बात खत्म कर देता है। अब यहाँ पर ढेर सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। तब सैरा ये कहती है कि उन्होंने कौशिक से बात की है जो कि USA में है, और ये जो थियोरी है जिसमें बॉयफ्रेंड खुद को खत्म कर लेते हैं, तो इसमें कौशिक सेफ है क्योंकि वो बाहर है। लेकिन उनको पता है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है और अब उनको सच्चाई पता लगाने के लिए श्रीकांत से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीकांत का फोन ऑफ हो रखा था और उसके घर वालों को भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उनके पास यही रास्ता है कि वो श्रीकांत को ढूंढे। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर कार्तिक अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो उसे श्रीकांत की लास्ट कॉल और लोकेशन के बारे में बताए। उनके साथ में जावेद भी था और वो जावेद को हॉस्पिटल पर उतार देते हैं और सैरा उसे कल स्टेशन बुलाती है। अब दूसरी ओर हम कमल को देखते हैं, जो कि बुलेट राजा से सैरा को मार देने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेबल को, जिसके पास एक फाइल आती है जो कि वर्षा नाम की लड़की की थी। वर्षा वही लड़की थी जिसे कमल ने किडनैप किया था। दरअसल जिस समय वो लड़की मतलब कि वर्षा कमल के हाथों पर कुछ लिख रही थी, वो दरअसल उसी के नंबर थे। और उन लोगों को कैसे पता कि कमल के हाथों पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये बात उन्हें हॉस्पिटल वालों ने बताई होगी। खैर ये बात वो कार्तिक को बता देता है। तब कार्तिक बिना टाइम वेस्ट किए कमल के अड्डे पर जाता है, ये सोचकर कि उसे वहां पर कमल मिल जाएगा। और लकीली उसे कमल वहां मिल जाता है, लेकिन दूसरे गुंडे कार्तिक पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के बीच कमल दोबारा भागने लगता है। जिसके बाद हम सैरा और कार्तिक को साथ में देखते हैं, जहाँ पर कार्तिक सैरा से वर्षा के फोटो के बारे में पूछता है, लेकिन सैरा उसे नहीं जानती थी। अब हम देखते हैं कि वो हिटमैन बुलेट राजा भी उनके पीछे था सैरा को खत्म करने के लिए। खैर अब यहाँ वो सैरा को घर छोड़ देता है, लेकिन सैरा उसे अपने घर पर बुलाती है। जिसके बाद कार्तिक उसके घर पर उसके साथ था, जहाँ कार्तिक से वो माफी मांगती है क्योंकि पास्ट में कार्तिक और वो रिलेशनशिप में थे और एक दिन अचानक से सैरा ने ब्रेकअप कर लिया। पर यही कारण था कि कार्तिक उससे इतना चिढ़ रहा था। लेकिन अब होता यह है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके चलते इनका पैचअप हो जाता है और फिर दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद दूसरी बिल्डिंग से बुलेट राजा जो होता है वो सैरा को स्नाइप करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस वाले को देखकर वो रुक जाता है और इसके बाद वो कमल को कॉल करके ये बात बताता है। तब कमल ये कहता है कि अगर पुलिस वाला उसके साथ है तो वो कोई कदम ना उठाए। जिसके बाद बुलेट राजा वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो लोग भी किसी केस में फंसना नहीं चाहते थे। वो जो कुछ भी करना चाहते थे काफी चोरी छुपे करना चाह रहे थे। अब अगले दिन कार्तिक के पास कॉल आता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास खबर आती है कि श्रीकांत ने खुद को खत्म कर लिया है। ये सुनकर वो सैरा को उठाता है और दोनों ही जाते हैं क्राइम सीन पर। अब वहां पहुंचकर उन्हें श्रीकांत की बॉडी उसके फ्लैट में ही मिलती है और ये करीबन एक हफ्ते से यहीं पर थी और पड़ोसियों को इसकी स्मेल आई थी, जिसके चलते उन्हें इसके बारे में पता चला। और तो और अब श्रीकांत की बॉडी भी डिकम्पोज होने लगी थी, लेकिन ये मौत 2 दिन पहले ही हुई थी, ऐसा कहना था पड़ोसी का, जिसने की गन शॉट की आवाज सुनी। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेक करने पर उन्हें श्रीकांत के फोन से वर्षा की फोटो मिल जाती है और वर्षा वही लड़की थी जिसका नंबर कमल के हाथ पर था। मतलब कि श्रीकांत, कमल और वर्षा तीनों जुड़े हुए थे। और तो और कॉल लॉग चेक करने पर उन्हें कौशिक के इंडियन नंबर मिलते हैं, जिसका मतलब कौशिक ने उनको बेवकूफ बनाया। वो कभी USA गया ही नहीं था, बल्कि कौशिक तो इंडिया के अंदर है। और तो और शायद इन सब में इंस्पेक्टर मोहन भी शामिल था। ये सारी चीजें काफी कंफ्यूजिंग होती जा रही थी, लेकिन कार्तिक को इतना समझ आ गया था कि मोहन और कौशिक दोनों ही रिलेटेड हैं इस केस से। साथ ही साथ वर्षा भी कनेक्टेड है, जो कि अभी भी मिसिंग थी। यानी कि सैरा जिस केस पर काम कर रही थी वो बिल्कुल रियल था, उसमें कुछ भी फर्जी नहीं था। इसके बाद कार्तिक कौशिक के घर पर कांस्टेबल को भिजवाता है, लेकिन कौशिक वहां से जा चुका था। अब ये बात कांस्टेबल कार्तिक को बताता है और कार्तिक उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद हम कौशिक और मोहन को देख पाते हैं, जहां कौशिक मोहन से कह रहा होता है कि वो श्राव्या से बहुत प्यार करता है, लेकिन बातों के बीच कार्तिक आकर उसे मारने लगता है। लेकिन वहां पर काफी लोग मौजूद होते हैं जो कि कार्तिक को मारने आ रहे थे, लेकिन कार्तिक एक एक करके सबको मारने लगता है
अब इसी बीच कौशिक अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा था। उसकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं होती, साथ ही साथ वो रो भी रहा था। कार्तिक सबको मारकर कौशिक से दरवाजा खुलवाने लगता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और तब वो दरवाजा तोड़ देता है, जहाँ पर उसे कौशिक बेहोशी की हालत में मिलता है। जिसके बाद कौशिक को एम्बुलेंस में भेजा जाता है और कार्तिक मोहन से सवाल जवाब करने लगता है और तब जाकर मोहन उसको सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि कौशिक उसका छोटा भाई है और इसलिए वो उसको बचा रहा था और उसने जो कुछ किया उसका एक रीजन था। वो ये बताता है कि कौशिक श्रीकांत का ही सीनियर था, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से श्राव्या ने उससे प्यार से बात कर ली थी, जिस वजह से कौशिक को ऐसा लगा कि श्राव्या उससे प्यार करती है, लेकिन असल में वो श्रीकांत से ही प्यार करती थी और वो दोनों लवर्स थे। जब कौशिक यूएस से गया था स्टडीज के लिए, तब उसको पता चला कि श्रीकांत और श्राव्या लवर्स हैं और इस चीज को जानने के लिए उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और फिर इस बात को कंफर्म कर लिया। ये जानकर वो इंडिया वापस आया, जहाँ पर उसकी श्रीकांत से लड़ाई हुई, लेकिन मोहन ने सब कुछ सेटल करवा दिया था और कौशिक जो था वो श्राव्या से बहुत प्यार करता था और वो इस बात से डीपली हर्ट हुआ था, लेकिन वो समझ गया था कि श्राव्या की खुशी उसके लिए मैटर करती है और इसलिए ही कौशिक ने श्राव्या को छोड़ दिया और फिर वो यूएस से जाने वाला था। लेकिन एक दिन श्रीकांत ने उसे कॉल किया और ये बताया कि श्राव्या मिसिंग है, जहाँ पर श्रीकांत ने बोला कि अगर उसने एक लड़की को उसे दे दिया तो वो श्राव्या को जाने देगा, जो कि असल में सामने वाले के कब्जे में थी। और श्रीकांत ने कौशिक को कॉल किया था ताकि वो उसे उस लड़की का फोटो भेज सके जिसकी नीड थी और श्रीकांत के डेस्क पर उस लड़की की फोटो भी थी जिसको किडनैप करना था। अब इस बात से वो काफी कंफ्यूज्ड हो गया था। खैर इसके बाद कौशिक ने वो फोटो उसको भेज दी थी, लेकिन बाद में श्रीकांत का कॉल उसके पास आया, जहाँ उसने उसे ये कहा कि वो श्राव्या से अगर प्यार करता है तो वो बाहर ना आए जब तक श्राव्या खतरे से बाहर नहीं आ जाती। उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो उसे भी उसी तरह से खत्म होना होगा। और यही चीज श्रीकांत के साथ हुई। श्रीकांत को वो लोग शायद धमकी दे रहे थे या फिर वो गिल्ट में था। अगर उन लोगों को पता चल जाता कौशिक के बारे में तो वो उसको भी खत्म कर देते, यानी कि श्रीकांत उतना बुरा नहीं था। खैर यहाँ पर वो कौशिक से बुरे काम करवा सके श्राव्या के बदले में, इसलिए श्रीकांत ने उसे अंदर छुपे रहने के लिए कहा था और उनकी बात होने के बाद श्रीकांत खुद को ही गोली मारकर खत्म कर देता है। असल में यही हुआ था। खैर अब यहाँ पर सीन बिल्कुल साफ था और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा था तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। असल में जो भद्रा था वो ये सारा काम करवा रहा था। अब इन सब में कुछ लोग शामिल थे जो कि लड़कियों की राशि पता लगाते और फिर कमल को बताया करते, और इन सब में जावेद भी शामिल था क्योंकि उसके पिता हॉस्पिटल में थे, उसको पैसे चाहिए थे, जहाँ पर वो उनके फोटोज खींचकर किडनैपर्स को दिया करते। अब ये काम करने के लिए इनके पास कोई प्रोफेशनल किडनैपर तो था नहीं, इसलिए वो किसी भी रैंडम लड़की को पकड़ते और उनके लवर से लड़की के बदले में दूसरी लड़की मंगवाते थे जो कि सही राशि वाली हुआ करती और ऐसे उनका काम आसान हो जाता। और ये काम करवाने के बदले वो उनसे वादा करते थे कि वो उनके लवर को छोड़ देंगे। अब अपने लवर को बचाने के लिए लड़का ऐसा ही करता था जैसा वो बोलते थे, लेकिन बाद में वो कुछ रीजंस की वजह से बॉयफ्रेंड को खुद पे खुद खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया करते, जिससे कि काम इतना आसान हो जाता था और कोई भी यहाँ पर गिल्टी नहीं बचता था। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बॉयफ्रेंड जो किडनैप करा करता था सब उसको ही यहाँ पर कल्प्रिट समझा करते और जब पुलिस वहाँ पहुँचती थी सबको लगता था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया, जिसके बाद में केस ही वहीं पर खत्म हो जाया करता था। तो इसके चलते भद्रा या फिर विगंधा का नाम कभी सामने आया ही नहीं। सो आई होप कि अब आपको सीन पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। बेसिकली रिचुअल के लिए लड़कियां चाहिए थी। अब तभी हम उस बुलेट राजा को देखते हैं जो कि कमल को बताता है कि उसे एक कलंकरा राशि वाली लड़की मिल गई है और वो उसकी डिटेल्स देता है। अब बुलेट राजा कमल से एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, लेकिन वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने के बजाय मार देता है और ऐसा करने के लिए उसे भद्रा नहीं कहा था। तो अब आपको यहाँ पर वो वर्षा और श्राव्या वाला सीन समझ में आया होगा कि वो किसी भी एक लवर को यहाँ पर किडनैप कर लिया करते थे, जिसके बदले में वो वर्षा को यहाँ पर चाहते थे क्योंकि वही एग्जैक्ट राशि वाली लड़की थी और इसी के चलते यहाँ पर ये सब हो रहा था। सिंपल सी बात है कि किसी भी लवर की गर्लफ्रेंड को उठा लो और गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को फिर बोलो कि वो उस लड़की को किडनैप करे, तभी उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज चल रही थी। खैर अब एक दिन कार्तिक कमल को ढूंढ लेता है और उससे सब कुछ उगलवाने लगता है। तब कमल उसे सारी बात बताता है विगंधा के बारे में और षणमुखा के बारे में। वो बताता है कि विगंधा अपने बेटे षणमुखा को एक खूबसूरत नॉर्मल इंसान बनाना चाहता है और इसलिए वो ये सब कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसे कलंकरा राशि वाली लड़की चाहिए जो कि उसे मिल गई है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैरा खुद है और सैरा को बहुत ही जल्दी अगवा कर लिया जाएगा ताकि उसका सैक्रिफाइस देकर रिचुअल पूरा हो सके। वो उसे बताता है कि पहले वो सैरा को मारने वाले थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि सैरा ही कलंकरा राशि वाली लड़की है। अब ये सुनकर कार्तिक गुस्से से भर जाता है और तभी कमल के पास भद्रा का कॉल आता है। कार्तिक कहता है कि वो कॉल उठाए। तब वो कॉल उठाता है जहाँ पर भद्रा कहता है कि वो कार्तिक के हाथों से वो पवित्र धागा निकाल दे जो कि बंधा हुआ था, जिसके बाद वो उसे वश में कर पाएंगे। यानी कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे वो खुद को कैसे खत्म कर रहे थे। बेसिकली यहाँ विगंधा उनको अपने कब्जे में कर लिया करता था। कार्तिक को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इस पवित्र धागे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। खैर फोन कट होने पर कार्तिक पूछता है कि किसका कॉल था और वो क्या कह रहा था।
जिस पर कमल बताता है कि वो कॉल विगंदा के आदमी का था और वो लोग बढ़ रहे हैं क्लिंकरा राशि वाली लड़की मतलब सैरा को पकड़ने के लिए। और ये सुनकर कार्तिक जल्दी से वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले कमल ने उसके हाथों से वो धागा निकाल दिया था। जिसके बाद वहां भद्रा आकर कमल को ही स्टैब कर देता है क्योंकि वो सारे सबूत साफ कर रहा था। खैर थोड़ी देर में कार्तिक सैरा के पास पहुंचता है जहां पर वो बताता है कि वो खतरे में है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन दूसरी ओर विगंदा रिचुअल करके कार्तिक को अपने वश में कर चुका था। और आपको याद होगा कि श्रीकांत की आंखें भी ऐसे ही नीली हो गई थी, यानी कि वो भी विगंदा के वश में था। और अब तक के जितने विक्टिम्स थे उन सभी के साथ में यही हुआ था। अब वश में होने के बाद कार्तिक सैरा को भद्रा के हवाले कर देता है और भद्रा उसे ऑर्डर्स देता है कि वो रखवाली के लिए यहीं पर रुके। खैर अब वो सैरा को ले जाता है जहां पर रिचुअल चल रहा था और वहां पर कई तांत्रिक भी मौजूद थे। वहीं पर षणमुखा भी बैठा हुआ था जिसे देखकर सैरा डर जाती है। इसी बीच रिचुअल के अंदर वो सारी किडनैप हुई लड़कियां भी थी जिनके खून को वो एक प्याले में डालता है और षणमुखा को पिला देता है। जिसके बाद षणमुखा के सारे सर गिर जाते हैं और एक ही सर रह गया था। हम देखते हैं कि जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई थी वो सारी पजल्ड होकर ज़ॉम्बीज की तरह बन गई थी। खैर अब आखिरी स्टेप करना था और वो था सैरा का सैक्रिफाइस, लेकिन इससे पहले ही कार्तिक आकर रिचुअल में बाधा डाल देता है। लेकिन वो तो पजल्ड हो गया था, राइट। तो दोस्तों हुआ ये था कि कमल जो था वो जिंदा बच गया था और अब भद्रा से बदला लेने के लिए वो यहाँ पर कार्तिक को होश में ले आता है। उसने वो पवित्र धागा वापस से बांध दिया था और उसे उसकी गन भी उसने वापस कर दी थी। अब तभी कार्तिक विगंदा को रोकने लगता है और यहाँ पर दोनों के बीच फाइट होती है। इसी बीच विगंदा कार्तिक को कसकर पकड़ लेता है और वो भद्रा को जल्दी से सैरा को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है। जिसके बाद भद्रा सैरा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कार्तिक फ्री होकर उसे गोली मार देता है जिससे कि मौके पर उसकी मौत हो जाती है और वो गन विगंदा पर तान देता है। तब विगंदा कहता है कि वो उसके बेटे की डिफॉर्मिटी को सही करके षणमुखा बनाना चाहता है और अब यहाँ पर वो रेफरेंस दे रहा था भगवान का, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन उसका बेटा जो था वो डिफॉर्म्ड हो गया था और इसी चीज को वो सही करना चाहता था। तब कार्तिक कहता है कि वो क्या समझता है, लोगों को मारकर ये ठीक करके सब कुछ सही हो जाएगा। इस दुनिया में कई बच्चे हैं जो कि डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके माता पिता लोगों को मारते फिरे, बल्कि उनके माता पिता अपने बच्चे को वैसे ही रूप में अपनाते हैं। उसका बेटा अगर 6 सरों के साथ पैदा हुआ था तब उसने उसका नाम षणमुखा रखा था, लेकिन उसने इसके बेटे को षणमुखा का अवतार मानकर क्यों नहीं पाला और उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्योंकि खूबसूरती दिल से होती है, ना कि शक्ल से। खैर उसकी इन बातों के बीच में विगंदा उस पर वार कर देता है और उसका धागा भी खोल देता है और वो दोबारा वश में हो गया था। इसके बाद विगंदा सारी लड़कियां जो कि पजल्ड हो गई थी उन सबको कार्तिक के ऊपर हमला करवा देता है और खुद सैरा का थोड़ा सा गला काट देता है ताकि खून उसका आ जाए और उसका खून वो षणमुखा को पिलाने वाला था। लेकिन ये जो खून होता है ना सैरा का, वो तुरंत ही कार्तिक के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद जो वहाँ लड़कियां होती है ना वो भी गिरकर बेहोश हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि सैरा एक खास राशि वाली लड़की थी तो उसका खून काफी शक्तिशाली था। खैर अब कार्तिक जो होता है वो एक त्रिशूल उठाकर विगंदा को मार डालता है और ये देखकर सारे तांत्रिक भागने लगते हैं जिनके ऊपर कार्तिक गोली चला देता है और इसी बीच पुलिस भी वहां पर आ गई थी। खैर अब वो जल्दी से सैरा को बचा लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद कार्तिक षणमुखा को कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा, जहाँ पर कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि षणमुखा की इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन षणमुखा ये कहता है कि उसने उसके पिता, मामा और माँ को खो दिया है और अब उसका कोई भी नहीं बचा और वही कारण है इन सभी लड़कियों की मौतों का भी। और इस सेल्फिश दुनिया में वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। जिसके बाद षणमुखा जो होता है वो खुद को ही आग में डाल देता है जिससे कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं पर षणमुखा भगवान कार्तिक को दर्शन देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि हाँ, षणमुखा जो था वो यहाँ षणमुखा भगवान का ही एक अवतार था और वो उसको आशीर्वाद भी देते हैं। और इसी के साथ में षणमुखा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी षणमुखा फिल्म की कहानी।